इंडियन हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट स्कैम जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया था। मगर क्यों एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे स्कैम्स हमेशा होते ही रहेंगे, और क्यों इवन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये एक्चुअली एक स्कैम भी नहीं था। तो चलिए देखते हैं हर्षद मेहता की पूरी कहानी, इस स्कैम को किसने और कैसे एक्सपोज किया था और ये क्यों हमेशा होते ही रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। क्रिकेट के शौकीन मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होने वाले हर्षद मेहता अपने बीकॉम की पढ़ाई लाला लाजपत राय कॉलेज से कंप्लीट करने के बाद बिल्कुल क्लूलेस थे कि वो अपनी लाइफ में आगे कहां जाएंगे। हर्षद मेहता ने छोटी मोटी नौकरी जैसे गारमेंट्स और अप्लायंसेस की शॉप्स में काम करना शुरू किया, मगर फिर उनको एक कंपनी में जॉब मिली एक सेल्स पर्सन की, जहां से उनको शेयर मार्केट के बारे में पता चला। हर्षद मेहता को फील हुआ कि यही वो गेम है जिसके लिए वो पैदा हुए हैं। अपनी जॉब क्विट करने के सिर्फ 3 साल के अंदर उन्होंने शेयर मार्केट की हर एक चीज सीखी, अलग अलग प्रोफेशनल लोगों से कॉन्टैक्ट बनाए और फाइनली वो खुद बीएसई के एक स्टॉक ब्रोकर बन गए थे। यहीं से हर्षद मेहता की कहानी शुरू होती है। 1984 में उन्होंने अपनी 2 कंपनीज खोली थी अपने भाइयों के साथ मिलकर, ग्रो मोर रिसर्च और एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और वो काफी अच्छे पैसे कमा रहे थे यहाँ तक। मगर हर्षद मेहता इन सबसे सेटिस्फाइड नहीं थे और उनको और ऊपर जाने का लालच आया। तभी हर्षद मेहता ने बैंकिंग सिस्टम के लूप होल्स को नोटिस किया। बेसिकली उस टाइम पे आरबीआई ने सारे बैंक्स को ये कंपलसरी कराया था कि उन्हें कुछ मिनिमम फंड्स रखने होंगे गवर्नमेंट बॉन्ड्स के तौर पे, और ऐसा ना करने पर आरबीआई उनको पेनाल्टी दे सकता है। तो ऑब्वियसली उस टाइम पे भी कुछ बड़े और अमीर बैंक्स थे जिनके पास पैसों की कमी नहीं थी और वो इजीली इन फंड्स को रख पाते थे, और वैसे ही कुछ छोटे बैंक्स थे जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे और उन्हें फंड्स रखने में काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। तो छोटे बैंक्स क्या करते थे कि वो बड़े बैंक से गवर्नमेंट बॉन्ड्स ले लेते थे और उनको रिटर्न में कुछ इंटरेस्ट पे कर देते थे। ऐसा करने से दोनों बैंक्स खुश रहते थे। मगर ये बैंक ट्रांजैक्शन दोनों बैंक्स डायरेक्टली नहीं करते थे, ये बीच के ब्रोकर्स के थ्रू होती थी, और इन्हीं में से एक था हर्षद मेहता। अब हर्षद मेहता उन कमजोर बैंक्स को बोलता था कि आपको मैं वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स दिलाऊंगा और बदले में आप मुझे मेरे पर्सनल नाम पे चेक देंगे। मेहता उन बैंक्स को बोलता था कि मुझे कुछ टाइम चाहिए आपको वो बॉन्ड्स दिलाने के लिए। क्योंकि हर्षद मेहता काफी इन्फ्लुएंशियल था और उनको सब लोग जानते थे, तो इन बैंक्स को कोई प्रॉब्लम नहीं थी और उन्होंने इजीली हर्षद पे ट्रस्ट कर लिया। ऐसे ही बड़े बैंक्स के पास भी जाकर हर्षद मेहता यही बोलता था कि उनके पास जो एक्स्ट्रा बॉन्ड्स हैं वो उसके बदले उनको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करेगा, और इसके लिए भी उसको थोड़ा टाइम चाहिए। ऐसा करने के बाद दोनों बैंक्स का अपनी अपनी जगह काम हो जाता था और दोनों अपनी जगह बहुत खुश थे। तो सवाल ये कि हर्षद मेहता का स्कैम कहाँ हो रहा था। तो वही एक्स्ट्रा टाइम जो वो उन दोनों बैंक से मांगता था, उसका स्कैम वहीं से शुरू होता है। हर्षद मेहता सारे कैश को अपने पर्सनल अकाउंट में भर के उन पैसों को कुछ कंपनीज के शेयर में चुन के उन पे बार बार और भर भर के इन्वेस्ट करता था। अब क्योंकि एकदम से इतना मैसिव इन्वेस्टमेंट किसी शेयर में हो रहा था, उन शेयर के प्राइसेस एकदम से ऊपर चले गए। ये मैसिव ग्रोथ देख के दूसरे इन्वेस्टर्स और कॉमन लोगों को भी शेयर मार्केट में बहुत इंटरेस्ट आने लगा और वो सब भी इन्वेस्ट करने लगे। और अब क्योंकि इतने लोग भी इन्वेस्टमेंट करने लगे थे, तो इन स्टॉक्स की प्राइसेस और ज्यादा बढ़ने लगी। मेहता सिर्फ 2-4 बैंक्स के साथ काम नहीं कर रहा था, बल्कि वो बहुत सारे बैंक्स को एक साथ हैंडल कर रहा था, और बेसिकली सारे बैंक्स और शेयर मार्केट की प्राइसेस बस एक दूसरे को पास ऑन करता जा रहा था। सब कुछ सही चल रहा था, मगर हर्षद मेहता को और लालच आने लगी और वो और पैसे बनाना चाहता था। इसी के साथ फिर उसने फेक गवर्नमेंट बॉन्ड्स के पेपर्स बनाने शुरू कर दिए और छोटे बैंक्स को जाके देने लगा, जो कुछ नहीं थे, बस कागज के टुकड़े थे। वो पेपर्स को वो बैंक्स गवर्नमेंट बॉन्ड समझ के ले रहे थे और मेहता को पैसे देते जा रहे थे। ऐसे ही इन पैसों को भी मेहता स्टॉक मार्केट की प्राइस बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करता गया, और जब वक्त आता था पैसे वापस करने का, तो वो उन शेयर्स को बेच के बैंक्स को पैसे वापस कर देता था, और वो बैंक्स भी वो नकली पेपर्स मेहता को वापस कर देते थे। ऐसे ये सब चलता रहा, स्टॉक के प्राइसेस बढ़ते गए, प्रॉफिट होता गया, और किसी को भनक भी नहीं थी कि मेहता क्या कर रहा था। हर्षद मेहता का नेटवर्थ 10 गुना तक बढ़ गया था और 2000 करोड़ तक पहुंच गया था। हर्षद मेहता ने बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे रिलायंस, बीपीएल, टाटा स्टील, ऐसी बड़ी कंपनीज के शेयर प्राइसेस को बूस्ट किया था। इन सब के साथ मेहता एक रियल लाइफ हीरो जैसा बन गया था। लोग उसे स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन बोलने लगे थे। मीडिया उनको द बिग बुल के नाम से बुलाने लगा था, ये सोचकर कि वो बस एक नॉर्मल स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट है। हर्षद मेहता की लाइफ एकदम से बदल गई थी और वह एक बहुत ही लग्जरी लाइफ जीने लगा था 90s के टाइम में, जो एक बहुत ही बड़ी बात थी। उसने मुंबई में 15,000 फीट का घर खरीदा जिसमें स्विमिंग पूल और गोल्फ कोर्ट भी था।
और उसने सबसे एक्सपेंसिव 14-15 स्पोर्ट्स कार भी खरीदी थी, जो उस टाइम के अमीर से अमीर लोगों के पास भी नहीं होती थी। मगर इन सारी शो ऑफ और लालच की वजह से हर्षद मेहता का टाइम ज्यादा दिन तक अच्छा नहीं रह पाया। एक इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट जिनका नाम सुचेता दलाल था, उनको हर्षद मेहता के इस लग्जरियस लाइफस्टाइल देखकर शक हुआ और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। तो उनको पता चला कि हर्षद मेहता ने 50 बिलियन से भी ज्यादा का फ्रॉड किया है। पद्मश्री अवार्ड विनर सुचेता दलाल जी की कंप्लीट स्टोरी के ऊपर मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बहुत जल्द लाने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। सुचेता दलाल जी ने 23 अप्रैल 1992 को टाइम्स ऑफ इंडिया में हर्षद मेहता की अपनी रिपोर्ट को पोस्ट कर दिया था। हर्षद मेहता की अंत की शुरुआत यहीं से हुई। सारे बैंक्स के सीनियर ऑफिसर्स अलर्ट हो गए थे एकदम से, और वो सारे बैंक्स जिन्होंने पैसे दिए थे हर्षद मेहता को, वो अपने पैसे वापस मांगने लगे थे। लेकिन जैसा कि आपने देखा था कि पैसे वापस करना हर्षद मेहता के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, वो बस शेयर्स को बेच के पैसे वापस कर सकता था। मगर इस बार सब कुछ वैसा नहीं था। जैसे ही स्कैंडल बाहर आया मीडिया में, शेयर मार्केट क्रैश कर गया और मेहता के शेयर के प्राइसेस बुरी तरह नीचे आ गए। इसके बाद सीबीआई को आने में ज्यादा देर नहीं लगी और हर्षद मेहता अरेस्ट हो गया। मगर मेहता ने अपने साथ बहुत से लोगों को भी बर्बाद कर दिया था। विजया बैंक के चेयरमैन जिन्होंने हर्षद मेहता के नाम चेक्स इशू किए थे, उनको जैसे ये बात पता चली, उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया था बिल्डिंग की छत से जंप करके। और एसबीआई, नेशनल हाउसिंग बैंक, यूसीओ बैंक के टॉप ऑफिशियल्स और चेयरमैन, इन सब लोगों की जॉब चली गई थी। और इन सब के साथ हजारों आम लोग और इन्वेस्टर्स ने अपने हजारों लाखों रुपए गंवा दिए थे, और वो सब लोग डिप्रेशन में चले गए थे और उन्हें अपने पैसे कभी वापस नहीं मिल पाए। मेहता पर 90 कंपनीज के 2.8 मिलियन शेयर्स को खराब करने का आरोप था। हर्षद मेहता का केस, जैसा कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, राम जेठमलानी ने लड़ा था। हर्षद मेहता कुछ महीने के बाद ही जेल से वापस निकल गया था, क्योंकि उसके खिलाफ सीबीआई ज्यादा सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रही थी। मेहता ने उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हन राव पे भी इल्जाम लगा दिया था कि उन्होंने ये सब करवाया है, और हर्षद मेहता ने उनको 1 करोड़ रुपए दिए हैं। मगर इसके भी ज्यादा सबूत बाहर नहीं आ पाए थे। मेहता ने वापस कमबैक करने की भी कोशिश करी थी अपनी वेबसाइट और वीकली न्यूज़पेपर के थ्रू एक अच्छी इमेज बनाने के लिए। सीबीआई को 5 साल लग गए थे एविडेंस ढूंढने में, और 1997 में हर्षद मेहता वापस अरेस्ट हो गया था। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मेहता का गेम पूरी तरह खत्म हो गया था। हर्षद मेहता पे 5000 करोड़ तक का नुकसान कराने का आरोप था, जो आज के टाइम के हिसाब से 25,000 करोड़ रुपए होते हैं। हर्षद पे 72 क्रिमिनल ऑफेंस और 600 सिविल एक्शन सूट्स फाइल कर दी गई थी, और मेहता पे 5 साल तक की जेल और 25,000 रुपीस की फाइन की सजा दी गई थी। एक्चुअली सिर्फ 25,000 का फाइन नहीं था। बैंक्स और कंपनीज के नुकसान को रिकवर करने के लिए मेहता के एक एक एसेट को बेचना शुरू कर दिया गया था। इसके बाद एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये भी कहा जा रहा था कि सिटी बैंक, आदित्य बिरला, हेमेंद्र कटोरी, बहुत सारे बड़े पॉलिटिशियंस, आरबीआई गवर्नर और बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का भी हाथ था हर्षद मेहता के स्कैम में। सेबी ने मेहता और उसकी पूरी फैमिली पर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए लाइफ टाइम बैन लगा दिया था। My wife's membership also has been taken up, it has been suspended. They are suspended as a member. स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा हीरो अब सबसे बड़ा विलन बन गया था। मगर आज कई लोग और खुद हर्षद मेहता भी यही कहता था कि उन्होंने कोई स्कैम नहीं किया है, बल्कि बैंकिंग सिस्टम में जो लूप होल्स हैं बस उन्होंने उसको यूज किया था, जो कि कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं है, क्योंकि इस सो कॉल्ड सबसे बड़े स्कैम के बाद भी ऐसे बिल्कुल सिमिलर स्कैम्स हमेशा होते रहे हैं और आगे भी होते ही रहेंगे। इन सारे स्कैम से पता चलता है कि हमारा बैंकिंग सिस्टम और स्टॉक मार्केट सिस्टम को कितना इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। 31 दिसंबर 2001 को जब सब लोग न्यू ईयर की सेलिब्रेशन में लगे हुए थे, हर्षद मेहता की उसी रात डेथ हो गई थी हार्ट फेलियर की वजह से 47 ईयर्स की एज में। मेहता के डेथ के बाद भी उन पे 23 केसेस पेंडिंग थे। राधा किशन दमानी, जो आज इंडिया के सेकंड रिचेस्ट मैन है, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि अगर हर्षद मेहता का गेम कुछ हफ्ते और चल गया होता तो शायद वो रोड पे आ जाते। राधा किशन जी उस टाइम पे ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट होने वाले थे जब हर्षद मेहता बार बार शेयर प्राइसेस को बूस्ट कर रहा था। अब ये पूरी कहानी मूवी और वेब सीरीज में देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। वैसे तो कुछ पुरानी मूवीज ऑलरेडी बन चुकी हैं जिनमें हर्षद मेहता को इंक्लूड किया गया था, मगर आई थिंक आज की इन मूवीज में ज्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इन सब में, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। प्लीज सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और लाइक और शेयर करना इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।